Students, dear students, I hope that you will be happy. Now we study about nucleic acid. देखिए भाई विद्यार्थियों, पहले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के जो मूल यानी कि बेसिक इसकी यूनिट हैं, बेसिक यूनिट किन चीज़ों से मिलाकर बनी है वो मैं आपको बता चुका था। यानी कि जो भी न्यूक्लिक एसिड है, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड हैं। और न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड किन बेसिक मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बनाई जाती हैं। वो जो मैंने मॉलिक्यूल्स बताए थे आपके, तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स थे। एक फास्फेट यानी कि फास्फोरिक एसिड, और शुगर जो कि पेंटोस शुगर लगी थी, दोनों प्रकार की पेंटोस शुगर आपको बता चुका हूँ। और नाइट्रोजनस बेस, तो 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस बताए थे। ये सारी रचना पहले पूरी हो गई थी। अब इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये ज्वाइंट होते हैं, यानी कि आपस में कैसे जुड़ते हैं। ये अब तक जो बताए थे वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बता दिए सारे। अब इन मॉलिक्यूल्स को मिलाकर किस प्रकार हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, तो देखिए समझिए आप। तो पहले मूल जो इनका है वो, अब हम चाहे पहले आरएनए को ले लें या डीएनए को ले लें, लगभग समानता से बनता है। आरएनए में जो शर्करा लगती है उसे ध्यान देना है कि उनमें राइबोज शर्करा लगेगी और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा लगेगी। दोनों स्थितियों में यदि हम शर्करा में एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें तब वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये जुड़ जाएंगे आपस में तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड, पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब मैं इसमें पहले आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बना दूं, फिर डीएनए के न्यूक्लियोसाइड बना दूं सारे। तो देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया, इसकी यदि आरएनए की शर्करा लेते हैं तो वो अलग है, डीएनए की शर्करा अलग है, तो दोनों में पेंटोस शर्करा। तो यदि हम पहले आरएनए को लेते हैं, आरएनए के लिए न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं हम, तो पहले शर्करा इसकी राइबोज शर्करा होगी। राइबोज शर्करा को मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो राइबोज शर्करा दोनों प्रकार की शर्करा में, एक कार्बन नंबर 1 इधर O, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, कार्बन 5, इस तरह से बताया था। तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ेंगे। अब नाइट्रोजनस बेस जो बताए मैंने आपको, क्योंकि शर्करा तो एक ही है, अलग अलग नहीं लगेगी, पूरी शर्करा एक ही लगेगी सारे आरएनए में, तो केवल बेसों के कारण भिन्नता आएगी, शर्करा के कारण तो भिन्नता नहीं आएगी, क्योंकि शर्करा एक ही लग रही है। बेस हमारे जो लग रहे हैं वो 4 बेस प्रयोग होते हैं, 2 पिरिमिडीन के और 2 प्यूरिन के। तो जो प्यूरिन पिरिमिडीन बेस थे, प्यूरिन बेस आपका सिंगल रिंग बेस होता है। प्यूरिन बेस इस तरह से मैंने बताया था आपको, ये था प्यूरिन बेस। इसमें यहाँ पर N होता है और ये N इसका H जुड़ा होता है, इसमें जुड़ा होता है आपका H। जब H जुड़ा होता है तो ये जो H है, इसी H से इसका नंबर 1 माना जाता है यहाँ पर।
यहीं से इसकी काउंटिंग शुरू होती है, नंबर 1। तो 1 नंबर का जो लगा हुआ नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन होती है। तो ये वाला बेस हमारा जो भी पिरिमिडीन बेस है, कोई सा भी पिरिमिडीन बेस लगे उसमें ये नाइट्रोजन नंबर 1 वाला हिस्सा यहाँ जुड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका यहाँ पर OH। तो OH और H को यदि हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। OH और H, ऊपर से आएगा आपका H, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, रिसर का हो तो यहाँ पर क्या है, H है। तो ये H OH जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो जल निकल जाएगा यहाँ, ये डायरेक्ट इससे कार्बन से जुड़ जाएगा हमारा बेस। तो इस तरह बेस, कोई सा भी बेस हो, जो पिरिमिडीन बेस हैं वो यहाँ नंबर 1 से ही जुड़ेंगे। तो इसमें जो बेस जुड़ता है हमारा, वो ये 2 बेस जुड़ते हैं, या तो एक तो यूरेसिल पिरिमिडीन के और दूसरा साइटोसिन। मान लो ये साइटोसिन बेस जुड़ा है, क्या बेस जुड़ा है, साइटोसिन। तो साइटोसिन बेस जुड़ेगा। अब ये क्या बन गया, हमारा एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, एक बेस जोड़ा हमने साइटोसिन, तो क्या बन गया ये न्यूक्लियोसाइड। इसको हम नाम देंगे, इस बेस का नाम होगा हमारा, ये जो न्यूक्लियोसाइड बना इसका होगा साइटिडीन। ये वाला क्या लाएगा, साइटिडीन। यदि इसी जगह हम तो ये राइबोसाइटिडीन कहलाएगा, क्योंकि हमने RNA की शर्करा जुड़ी है, तो राइबोसाइटिडीन कहलाएगा। यदि हम इसमें, ये हमारा शुगर था, ऐसी दूसरी शुगर और जोड़े इसके साथ यूरिडीन बेस जोड़ दें, ये यूरेसिल बेस जोड़ दें, तो बन जाएगा यूरिडीन। ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड बना। प्यूरिन बेस जोड़ते हैं इसमें, तो अब प्यूरिन बेस का जोड़ना बताऊँ, ये बेस का जोड़ना बताया मैंने। यदि पिरिमिडीन बेस जुड़े हैं तो एक कार्बन नंबर, नाइट्रोजन का जो नंबर 1 था वो इससे जुड़ा है, तो इस तरह हमारे बन गए ये इसके न्यूक्लियोसाइड। तो राइबो यूरिडीन, राइबोसाइटिडीन। अब मैं बता दूँ आपको जुड़ना नंबर प्यूरिन बेस का। प्यूरिन बेस कैसे जुड़ा है, क्योंकि 2 प्यूरिन जुड़ते हैं, 2 ये पिरिमिडीन जुड़ते हैं। तो ये आपकी शर्करा है, ये शर्करा आ जाएगी आपकी। इस शर्करा से ये कार्बन नंबर 1 आया यहाँ पर, आपको ध्यान होगा, यह आया कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 से जुड़ जाएगा आपका। अब ये बेस जुड़ेगा इसमें प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन बेस का जो जुड़ता है नंबर 9 पर जो नाइट्रोजन आई है वो जुड़ती है, इस तरह जुड़ता है ये आपका। जैसे मैं इसकी ये नंबरिंग होते हैं। तो यहाँ पर होता है नंबर 9, इस जगह आएगा क्या, नंबर 9। ये जो आपकी पिरिमिडीन रिंग है, ये इसकी जो इमेडोजोल रिंग है, इसमें नंबर 9 पर नाइट्रोजन होता है, और इसके साथ भी क्या जुड़ा होता है, एक H। इसके साथ भी एक H होता है, इसके साथ नीचे OH है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये सीधा इससे जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ा आपका, यहाँ जुड़ गया, तो ये बना हमारा। अब ये 2 होते हैं प्यूरिन में, मान लो चाहे ये आपका एडिनिन जुड़ा है, यदि ये एडिनिन जुड़ा है तो ये क्या, इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन। इसमें डीन जुड़ता है, इनमें
सीन जुड़ता है, ये बन गया आपका राइबो एडिनोसिन। यदि यहाँ पर क्या जुड़े शर्करा में, ग्वानिन जुड़ जाए, एडिनिन जुड़ा था तो बन जाएगा ये, इसी तरह से वो जुड़ जाएगा ग्वानिन, रचना मैं बता चुका हूँ, तो ये बन जाएगा राइबो ग्वानोसिन। राइबोग्वानोसिन। तो ये क्या बन गए इसके न्यूक्लियोसाइड। तो राइबो एडिनोसिन, राइबोग्वानोसिन, ये बन गए थे आपके साइटिडीन और यूरिडीन। तो ये चार तो जुड़ते हैं, तो चारों प्रकार के न्यूक्लियोसाइड ये आपके आरएनए के आगे आरएनए में जोड़ते हैं। तो राइबो जुड़ के हो जाएंगे, क्योंकि राइबो शर्करा लगी है, तो इसमें ये क्या बन जाएंगे, राइबो से बन जाएंगे। अब ये जो हमारे बेस आए, ये न्यूक्लियोसाइड बन गए। इन न्यूक्लियोसाइड को, जितने न्यूक्लियोसाइड हैं, यदि न्यूक्लियोसाइड में हम एक क्या जोड़ दें, फास्फेट, फास्फेट जुड़ता है नंबर 5 से, यहाँ जुड़ेगा हमारा फास्फोरिक एसिड। यदि इसमें हम फास्फोरिक एसिड जोड़ दें, पी जोड़ दें, तो फास्फोरिक एसिड का ये इस तरह जुड़ जाता है, ये पी है आपका, OH, इधर भी OH था, यहाँ OH, फास्फोरिक, इसका भी एक तरफ का OH, एक तरफ का O, तो क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। यहाँ पे H2O बन गया है जल, यहाँ जल निकल जाएगा, तो ये भी सीधा, ये O सीधा इस C से जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया आपका, इसी तरह जुड़ेंगे सारे, क्योंकि फास्फोरिक एसिड की रचना सबकी एक सी है, कहीं भी जुड़े वो सब इसी तरह जुड़ेगा। यदि हम फास्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं, तो अभी हमारा न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब तक ये साइड था, अब क्या बन गया, टाइड। तो टाइड में हम इलिक एसिड जोड़ देते हैं, पहले राइबो लगाएंगे, फिर इलिक एसिड जोड़ देंगे, तो इसका नाम, यदि हम इसको न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, अब इसका नाम हमारा आगे हो जाएगा राइबो साइटिडिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, राइबो साइटिडिलिक एसिड। इस तरह लिख दो, राइबो साइटिडिलिक एसिड, इस तरह नाम बन जाएंगे, राइबो साइटिडिलिक एसिड। ये हो जाएगा राइबो यूरिडिलिक एसिड, क्योंकि यूरिडीन है तो इसमें इलिक एसिड हो जाएगा, राइबो यूरिडिलिक एसिड। ये हो जाएगा राइबो एडिनिलिक एसिड, ये बनेगा आपका राइबो ग्वानिलिक एसिड। तो इस प्रकार क्या बन जाएंगे, 4 तरह के आपके न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड की रचना आपकी आ गई, न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, उसकी यूनिट होती है, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। तो एक यूनिट तैयार होगी। अब ये यूनिट आपस में जोड़नी है, यूनिट को आपस में हम जोड़ते हैं, तो ये कार्बन नंबर ऊपर, ये जो P है इधर तो जुड़ता है, इससे 5 से इधर P जुड़ता है, एक खाली है इधर जुड़ेगा, ये 3 से यहाँ P आ जाएगा। तो ये P इधर मान लो इससे जोड़ना है इसको, तो इधर 5 से है, इधर एक और 3 से, एक और 3, इधर जुड़ जाएगा ये 5 से, ऐसे ही आगे पीछे, इधर 3 से, इसका ऊपर तरफ 5 से जुड़ेगा, नीचे की ओर 3 से जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ते चलेगा, इधर 3 से, उधर 5 से, उधर 3 से। तो ये आगे पीछे जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। तो इस तरह से आरएनए अणु की संरचना हो जाएगी, पूरा एक चेन बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में, यदि न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो इससे चेन बनती है। अब चूंकि अनेक न्यूक्लियोटाइड हैं, तो अनेक का मतलब पॉली, तो ये बन गया हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो आरएनए में केवल सिंगल चेन बनती है, आरएनए में केवल एक चेन होती है। तो इस प्रकार हमारे क्या हो जाएंगे, आरएनए की संरचना पूरी हो जाएगी। अब देखिए डीएनए की संरचना, डीएनए में क्या बनते हैं, अब मैं डीएनए समझाता हूँ आपको। इसी प्रकार से
यदि हम डीएनए बनाते हैं तो डीएनए में भी यही प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर आरएनए में वही डीएनए में, बस शर्करा बदलेगी इसकी और बेस बदलेगा ये। इसमें भी क्या बदलेगा, शर्करा और बेस। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बन गया न्यूक्लियोसाइड डीएनए में। तो डीएनए में वही शुगर लीजिए, पहले एक ले लें शुगर प्लस एक बेस ले लें। बेस हमने मान लो क्या लिया, आपके शुरू में हमने इसमें लेते हैं थाइमीन। अब ये थाइमीन बेस का प्रयोग जो होता है ये डीएनए में होता है, ध्यान दे लेना। डीएनए में थाइमीन बेस लगेगा और आरएनए में यूरेसिल बेस लगता है। ये बेस लगा तो इसका बन गया ये, इसका न्यूक्लियोसाइड बना। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा थाइमिडिलिक, ये थाइमिडीन, इसको बोलेंगे हम डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन, डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन, डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन। इसी तरह से यदि हम इस शुगर में क्या जोड़ दें, थाइमिडीन का, ये हमने थाइमीन बेस जोड़ा तो ये बना, यहाँ जोड़े हम साइटोसिन, साइटोसिन बेस जोड़ते हैं तो अब हमारा बन जाता है डीऑक्सीराइबोसाइटिडीन, डीऑक्सीराइबोसाइटिडीन बनेगा। डीऑक्सीराइबोसाइटिडीन, साइटिडीन और शुगर प्लस जोड़ें। अब आगे प्यूरिन के बेस जोड़ें, इसमें जोड़े हम यहाँ पर एडेनिन जोड़ देंगे तो बनेगा एडिनोसिन। और यदि इसमें हम जोड़ें ग्वानिन, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोग्वानोसिन बन जाएगा। अब इस प्रकार इसमें भी चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बने। इन न्यूक्लियोसाइडों में क्या करें हम, जैसे आरएनए में हमने ये फास्फेट जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार से डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में भी क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर भी फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। अब फास्फोरिक एसिड जुड़ करके इनके नाम बदल जाएंगे। हम ये फास्फोरिक एसिड प्लस पी कर दिया, इसमें सब में क्या कर दिया, प्लस पी फास्फोरिक एसिड जोड़ा हमने। अब इसके फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया तो ये बन के हमारे न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड में इलिक एसिड जुड़ेगा, जो पहले जोड़ा था हमने उसका नाम होगा इलिक एसिड। यदि पी जोड़ा आपने यहाँ पर तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोथाइमिडिलिक एसिड। यहाँ बनेगा डीऑक्सीराइबोसाइटिडिलिक एसिड, ये बनेगा डीऑक्सीराइबोएडिनिलिक एसिड, ये बनेगा डीऑक्सीराइबोग्वानिलिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे इसके। यहाँ न्यूक्लियोटाइड बने तो इसके न्यूक्लियोटाइड भी कैसे जुड़ेंगे आपस में 5, 3, 5 जो इसकी फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा वो नंबर 5 और 3 से जुड़ेगा। तो इसके भी क्या बन जाएगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। जैसे आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, ऐसे ही डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। अब डीएनए में थोड़ा और आ गया, उसको ध्यान दे लीजिए। इसमें तो केवल आरएनए में एक सिंगल चेन थी, डबल चेन नहीं थी। एक चेन से बन गया था हमारा आरएनए, लेकिन डीएनए बनेगा वो डबल चेन से बनेगा। डीएनए में इसकी डबल चेन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड की। एक चेन जैसे एक चेन आएगी,
एक चेन ये आ जाती है, इधर इसके न्यूक्लियस ऐसे चेन आ जाती है। दूसरी चेन इसके प्रति समानांतर आएगी। ऐसे ही चेन आ जाएगी, दोनों चेन। अब अंतर क्या है, ध्यान दे लें आप। ये जो हमारी चेन आ रही है यहाँ पर, दोनों चेन, इनकी दिशा विपरीत हो जाएगी, नहीं तो बेस आमने सामने का आएंगे। यदि इनकी दिशा विपरीत ना हो तो बेस, एक का बेस दाईं ओर है, दूसरे का भी दाईं ओर हो जाएगा। जुड़ेंगे कैसे? एक के बेस बाईं ओर तो दूसरे के बेस दाईं ओर, आमने सामने बेस होंगे। इस प्रकार दोनों चेन एक दूसरे के प्रति समानांतर हो जाती हैं। इसको बोलते हैं प्रति समानांतर। एक का ये मान लो 5 सिरा ऊपर है तो दूसरे का 3 सिरा ऊपर होगा। इसका 5 ऊपर है तो इसका 3 नीचे आ जाएगा। इस चेन का 3 एंड नीचे होगा, और इसका 5 का ये आया आपका, इसका 3 एंड नीचे होगा, इसका 3 एंड ऊपर है तो इसका 5 एंड नीचे होगा। 5 कार्बन। इस तरह इनकी प्रति समानांतर दोनों चेन हमारी आ जाती हैं, आमने सामने आ जाएंगे। अब इनके क्या आ जाएंगे? फास्फेट बाहर आ जाएंगे, दोनों ओर के फास्फेट बाहर। ये फास्फेट आ गया, ऐसे ही था। ये आपस में इसके फास्फेट आएंगे बाहर। ये जब जुड़े हैं इनके फास्फेट बाहर, आपस में आमने सामने आ जाएंगे ये। तो ये अब जो आमने सामने, इनका एक क्रम है निश्चित आमने सामने आने का, वो हमें ध्यान देना है। क्रम ये होता है इसका, यदि एक ओर से टी आया है यानी कि थाइमीन आया है तो दूसरी ओर से एडिनिन आएगा, क्योंकि थाइमीन हमेशा एडिनिन से जुड़ता है। थाइमीन आया तो इधर एडिनिन, और थाइमीन एडिनिन के बीच, ये थाइमीन ये एडिनिन, थाइमीन एडिनिन के बीच जो होगा वो आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पर आएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह जुड़ते हैं। एक और थाइमीन है तो दूसरे उसके सामने ठीक एडिनिन होगा। इधर एडिनिन आ गया तो इधर थाइमीन आ जाएगा, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा। ये साइटोसिन है तो ये ग्वानिन हो जाएगा। चाहे एक और इधर आए या इधर आए, साइटोसिन के सामने आएगा ग्वानिन, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो इसका क्रम हो गया, टी के सामने आया ए एडिनिन, और सी के सामने आया जी ग्वानोसिन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और ये आपस में आकर्षण हो जाता है एक। इस आकर्षण के कारण ये पूरा आपस में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। अब बात आती है इसकी लंबाई, तो इसकी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड है। जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे उतनी इसकी लंबाई होगी। हाँ, चौड़ाई और इसके हेलिक्स उसकी माप है। अब डीएनए ज़्यादा, न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा जुड़ेंगे तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। मानव की एक सेल को यदि हम लें तो उसमें पूरा डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए मानव की एक सेल में होता है।
अब यहाँ मैं इसकी मोटाई के बारे में बता दूँ। इसका जो व्यास है डीएनए का, ये यहाँ से यहाँ तक 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी माप है 20 एंगस्ट्रॉम, माप निश्चित होगी 20 एंगस्ट्रॉम। अब इसका हेलिक्स एक कॉइल कहाँ तक होगा? इसका एक कॉइल जैसे ये इधर यहाँ से चला तो जब तक लौट कर इधर नहीं आएगा तब तक एक कॉइल पूरा होगा। जब यहाँ से चला और इधर ही लौट कर आ गया तो ये हो गया इसका एक कॉइल, और एक कॉइल इसका इतना बड़ा हो गया। प्रत्येक कॉइल में ये जो पेयर हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं, ये एक इधर से आए एक इधर से आए, ये 10 होते हैं भाई। एक इसके कॉइल में 10 पेयर होंगे। एक कॉइल में पेयर की संख्या 10, तो 10 पेयर आ गए। और इसमें जब 10 और 2 पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 पेयर हैं, इनके मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो टोटल दूरी होगी एक कॉइल की 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम का एक कॉइल होता है। इसका एक कॉइल कितना हुआ? 34 एंगस्ट्रॉम, और 2 पेयर के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये इसके, अब इसी प्रकार से इसमें ये एक ओर से गहराई अधिक होती है, एक ओर से कम होती है। जो अधिक गहरा पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो कम गहरा पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। तो ये एकांतर क्रम में आते हैं। इधर मेजर ग्रूव है, इधर माइनर ग्रूव। इसमें यदि इधर माइनर आएगा, मेजर हो जाएगा तो इधर माइनर हो जाएगा। ये इसका क्रम होता है, निश्चित इस तरह से ग्रुप हो जाते हैं। अब इसमें नियम लगता है इसका सारगेफ का नियम। ये इसमें बताया गया है कि टी और ए बराबर होते हैं, टी और ए का मान बराबर होता है, और सी और जी का मान बराबर होता है। जितनी संख्या टी की उतनी ए की, जितनी सी की उतनी ही जी की बराबर होती है। अब इसमें दोनों का एक अनुपात निश्चित होता है। अनुपात भी जो है प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो अनुपात है, एक जाति के लिए एक और दूसरी जाति के लिए अलग। एक जाति में जो प्यूरीन का अनुपात होगा वो निश्चित होगा, अगली जाति के लिए उसका अनुपात अलग होगा। तो ये हमारा बी डीएनए बनाया मैंने आपको ये, क्योंकि डीएनए के इसके कई टाइप हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। ये बी वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार यहाँ पर बनाया गया आपका ये बी डीएनए। तो ये इसकी मैंने आपको एक जानकारी दी डीएनए की और आरएनए की। तो ये आपकी एक जानकारी होती है। इसका बाकी इसका लिंक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक से देखना, वीडियो को अच्छी तरह समझना, तो आपका ये यहाँ पर डीएनए इसकी तैयार हो जाता है। आरएनए भी बताया, डीएनए भी बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।